हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान में। रोज़ की तरह ही न्यूज़पेपर रीडिंग में आज हम लोग 7 जून का पेपर लेके आए हैं। तो चलिए पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले वही आजकल कोरोना मीटर में इस समय भारत की स्थिति 1 लाख सक्रिय केसों की बात करें तो 1,19,484 केसेस हैं जो सक्रिय हैं, और अगर स्वस्थ केसेस की बात करते हैं तो 1,17,404 केसेस हमारे स्वस्थ हो चुके हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने देने का तरीका, ठीक है, वरना जो संख्याएं थी वो थोड़ा दहलाने वाली थी। चलिए, एलएसी पर पहले जैसे स्थिति कायम करे चीन। भारत की दो टूक शीर्ष सैन्य कमांडर स्तर पर आज वार्ता हुई थी। उसमें ये चीज़ निर्णय लिया गया, लद्दाख में जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर अतिक्रमण को लेकर जारी गतिरोध का समाधान निकालने के लिए भारत और चीन के शीर्ष सैन्य कमांडर के बीच में ये काफ़ी सकारात्मक बात बताई जा रही है। और इसमें ये रुख कर दिया गया है कि चीन को स्पष्ट कर दिया गया है, जबकि चीन सैनिक एलएसी का सम्मान करते हुए पीछे नहीं हटेंगे, भारतीय सेना वहाँ मजबूती से डटी रहेगी। ठीक है, तो शनिवार को ये वार्ता हुई थी। और चुशूल कहाँ पे हुई थी, इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, चुशूल सेक्टर के सामने चीन के मोल्डोसैन बेस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चीन के मोल्डोसैन बेस में हुई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का बन सकता है यहाँ से कि भारत की तरफ से कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी कर रहे थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर हरिंदर सिंह जी ये कर रहे थे। ठीक, चीनी प्रतिमंडल की अगुवाई कौन कर रहे थे? वहाँ पर जो पीएलए है, यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है पीएलए, उसके दक्षिण सिंजियांग के सैन्य कमांडर मेजर जनरल लियो लेन। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की तरफ से हरिंदर सिंह जी का और चीन की तरफ से मेजर जनरल लियो लेन का। इन दोनों के बीच वार्ता हुई, और कहाँ हुई? ये वार्ता हुई मोल्डो सैन्य बेस में। राइट, चलिए 3 घंटे से अधिक लगभग चली गई थी इसमें। और इस पूरी खबर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आ सकती है तो जो चीनी अतिक्रमण है कहाँ पर? फिंगर 4 और फिंगर 8 पर, और गलवान घाटी में जो चीनी सैनिक ने 3 दिन पहले थे, तो उसके बारे में ये बात हुई। बस यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर के हिसाब से बनना, दोनों के नाम हरिंदर सिंह और लियो लेन, और कहाँ पे हुई थी? तो ये जो हुई थी मोल्डोसैन बेस, और कहाँ का था? ये चीन का था। ठीक, चलिए, निजी अस्पताल नहीं होने देंगे कोरोना बेड की कालाबाजारी। ये एक क्वेश्चन है। मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, और लड़कियों की विवाह की उम्र और मातृत्व की आयु पर ये मंथन चालू हो गया, क्योंकि मातृ मृत्यु दर जो है, मदर्स डेथ रेशियो जो MMR होता है, उसको कम करने के उद्देश्य से इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित करी गई है पूर्व समता पार्टी के अध्यक्ष जया जेटली जी की अध्यक्षता में। तो इसकी अध्यक्षता कौन है? समता पार्टी के अध्यक्ष जया जेटली जी की अध्यक्षता में है। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। 31 जुलाई तक इनको अपनी रिपोर्ट देनी है। और पहले क्या था कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई जा सकती है। अभी कितनी न्यूनतम आयु वर्ष है? 18 वर्ष, और लड़कों की है 21 वर्ष। तो इसको बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इतिहास में भी ऐसा कुछ हुआ था, संशोधन हुआ था। लड़कियों के विवाह का आयु का सीधा संबंध मातृत्व में प्रवेश की आयु, माता और बच्चे की सेहत के अलावा जनसंख्या के नियंत्रण, लड़कियों की शिक्षा और करियर से। ठीक है, तो वित्त मंत्री ने जब 2020-21 में अपना बजट पेश किया था, तो मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए तभी घोषणा कर दी गई थी टास्क फोर्स की। अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें तो यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि 1978 में सबसे पहले क्या हुआ था? शारदा एक्ट में संशोधन किया गया था। शारदा एक्ट था, उसमें 1978 में संशोधन करके जो 15 वर्ष आयु थी उसको कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शारदा एक्ट में कब संशोधन किया गया था? संशोधन किया गया था 1978 में। फिर लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ से इसमें ये बनता है। धर्मस्थल खुलने के नियम वगैरह तय हो चुके हैं। ये अमेरिका में बदलाव, भारतीय टेलीकॉम कंपनी में बज रही अरबों के निवेश की घंटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दुनिया भर की कंपनियां तो नुकसान उठा रही हैं, लेकिन कई ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अब निवेश कर रही हैं। खासतौर से जियो कंपनी में निवेश करने वाली कई सारी कंपनीज हो गई। तो एक दिग्गज कंपनी जियो बनती जा रही है जिसमें विदेश की कंपनियां पैसा लगा रही हैं, क्योंकि इसलिए दिलचस्पी है कि ये कंपनियां सिर्फ फ़ोन कनेक्शन नहीं देती, डिजिटल सर्विसेज भी मुहैया कराती है। जैसे एयरटेल के पास विंक है, व एयरटेल एक्सट्रीम है, वोडाफोन आइडिया के पास वोडाफोन प्ले है, और रिलायंस जियो के पास जियो टीवी है, जियो सिनेमा है, जियो म्यूज़िक है। तो सिर्फ फ़ोन और सिर्फ जनरल बात और डाटा उपलब्ध कराने के अलावा ये सारी सर्विसेज भी करवा रही हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें डाटा की बात करें तो रिलायंस जियो में 22 अप्रैल से गत सप्ताह तक 92,202 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इतना निवेश यहाँ पर हो चुका है। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में दुनिया की टॉप ई कॉमर्स कंपनी किसने पैसा लगाया? अमेजन ने पैसा लगाया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, फेसबुक ने पैसा लगाया है जियो में, राइट, और अमेज़न ने पैसा लगाया है किसमें? एयरटेल में। ठीक है, तो इतने की उसने घोषणा करी है, निवेश की घोषणा करी है। और वोडाफोन आइडिया में किसने किया है? गूगल ने। वोडाफोन आइडिया में कौन विचार कर रहा है? गूगल विचार कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 3 हमारे पास कंपनीज़ हैं टॉप की इस समय, जैसे जियो है, एयरटेल, और अब चूँकि वोडाफोन और आइडिया एक हो गए हैं तो वोडाफोन आइडिया, तो इन सब में पैसा कंपनीज लगा रही है। जियो में किसने लगाया है? फेसबुक ने लगाया है। एयरटेल में कौन लगा रहा है? अमेज़न लगा रहा है। और वोडाफोन आइडिया में कौन विचार कर रहा है? गूगल कर रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से काफ़ी। ठीक है, तो भारत में 100 करोड़ से अधिक टेलीकॉम उपभोक्ता हैं, इन्हीं 3 कंपनियों के ग्राहक हैं, जिसमें अगर सबसे ज़्यादा ग्राहक देखे जाए तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, सबसे ज़्यादा ग्राहक किसके पास है? रिलायंस जियो के पास है 37 करोड़। उसके बाद वोडाफोन आइडिया 33.26 करोड़ और भारतीय एयरटेल के पास 32.7 करोड़ उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल दुनिया की 5 बड़ी टेक कंपनियां हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि 5 बड़ी टेक कंपनीज कौन सी हैं? फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। ठीक है, इनकी निगाह कहाँ पर है? भारत पे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी इस समय काफ़ी वो हो रहा है। तो भारत डाटा की खपत करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ से खबर बन सकती है कि दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा डाटा खर्च करने वाला जो देश है वो कौन है? हमारा भारत है। ठीक है, हमारा भारत है। ठीक है, विशेषज्ञों के मुताबिक इसी में सबसे ज़्यादा अगर निवेश किया है, अगर किसने सबसे ज़्यादा निवेश किया है तो वो किया है फेसबुक ने सबसे ज़्यादा निवेश किया। और जाहिर सी बात, फेसबुक ने किस में किया है? जियो में किया, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में 25 जगह नौकरी करने के शक में शिक्षिका अनामिका गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनके बारे में हो गया था। गंगा रामस्त्रा, ये तो कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। कौन से, देखिए, अमेरिका से स्पीकर में गांजा छिपा कर भेजा जा रहा, तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है। हरियाणा में स्थानीय लोगों को निजी नौकरियों में 75% का आरक्षण मिलेगा। ये थोड़ा यहाँ से इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत हैं। उन्होंने ये तैयार किया है, ड्राफ्ट किया है कि हरियाणा में जो स्थानीय लोग हैं उनको निजी कंपनी की नौकरी में 75% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अगस्त में जो विधानसभा सत्र होगा उसमें ये बिल पेश किया जाएगा। सिंधिया का ट्विटर बायो है। भारत से इस साल मुस्लिमों के हज पर जाने की संभावना नहीं है। बिहार में नए ढंग से चुनाव कराने की तैयारी में है निर्वाचन आयोग। कोरोना के खतरे बूथ में तो इन्होंने क्या किया है, शारीरिक दूरी का अनुपालन जरूरी होगा और 22 जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारे कौन है इस समय, ये चीज़ याद देने वाली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन। ठीक है, कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारे, HR श्रीनिवासन है। यहाँ से बस इतनी चीज़ें हैं। चीन संबंधी कार्टून, एक कार्टून बनाया था चीन संबंधी अमूल ने, तो उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। अच्छा, ट्विटर हो गया या गूगल हो गया, तो अभी भी चीनी मानसिकता से ये लोग उभर नहीं पा रहे हैं, और चीन के विरोध में अगर कुछ भी आता है तो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या इस तरह कर देते हैं। तो ड्रैगन को बाहर निकालो टैगलाइन के साथ परोक्ष रूप से चीनी सामान का बहिष्कार करने का संदेश देने वाले कार्टून पोस्ट होने के कारण अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तो इस कंपनी का बस आप नाम याद रखिएगा, अमूल है। ठीक है, और ये किसने किया था, GCMF ने ये तैयार किया था, और अमूल के समर्थन में लोग भी आ गए। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद भारत में इटली से ज़्यादा कोरोना के मामले हो गए हैं, और महामारी से बुरी तरह प्रभावित होने वाला दुनिया का छठा देश भारत बन जाएगा, और 10,000 मरीजों वाला उत्तर प्रदेश छठा राज्य बन जाएगा। खैर, सितंबर के मध्य तक भारत में ख़त्म हो जाएगा कोरोना का कहर। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। आगे कौन सी खबर है, कोरोना भारत के लिए आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने का, आयुष्मान योजना के लिए WHO का एक कमेंट आया है। आयुष्मान योजना को बढ़ाने के लिए कोरोना अच्छा अवसर है। ठीक है, जो घेब्रेयस हैं, ठीक है, घेब्रेयस कौन है, WHO के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही हुई है कि आपात स्थिति में अवसर तलाशने की जरूरत बताई, आयुष्मान भारत का उदाहरण दिया। ठीक है, भारत में स्थिति विस्फोटक नहीं है, लेकिन खतरा बरकरार है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना को काफ़ी सराहा था इन्होंने, घेब्रेयस ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं, WHO के प्रमुख हैं, महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयस। ये नाम यहाँ से इम्पोर्टेंट है, टेड्रोस एडनोम घेब्रेयस। खुद इनको याद रहता होगा कि नहीं, है ना, तो ये इनका नाम है। ठीक, तो बस यहाँ पर यही ज़रूरी है, किस योजना के बारे में बात करी, तो आयुष्मान योजना के बारे में बात की, यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है। इसके बाद ठीक है, पेपर के हिसाब से खबरें हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहती हैं। गाय से भी दरिंदगी हो गई, मुंह में फटा विस्फोटक, उसके ये अजीब स्थितियाँ हैं आजकल। ये उद्योग से संबंधित चीज़ें हैं। ये हमारा एडिटोरियल, इसे एडिटोरियल में काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं, तो इसको पढ़िए आप लोग। पेपर में एडिटोरियल ज़रूर पढ़ा कीजिए, भले 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकाल के, तो आपको लोगों के विचार जानने को मिलेंगे। ठीक है, और लोगों के विचार जानेंगे तो ये पता चलेगा, कई दृष्टिकोण हमारे सामने आएंगे, किन किन दृष्टिकोणों से लोग सोचते हैं, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए, वाईफाई बूथ का ज़माना आ रहा है। योजना सफल रही तो पान और किराना दुकानों पर भी होंगे, जैसे PCO पुराने समय में होते होंगे, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, वैसे अब वाईफाई बूथ भी होगा। PCO में क्या होता था कि जाते थे और कॉल की जाती थी, और उसी हिसाब से वाईफाई बूथ बनाया जाएगा कि थोड़ा 2 रुपये जितना छोटा शुल्क देकर वाईफाई का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आएगा, जिस समय ये आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर के माध्यम से पान व किराना की दुकानों पर पेड वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन देने की सिफारिश करी थी। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब इसके बारे में सोचा जा रहा है। इसके बाद पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भी होम क्वारंटाइन हो गए हैं 14 दिनों के लिए। तो भगवान भी जो है समय, खैर ये एक इम्पोर्टेंट खबर दिख रही है। कर्नाटक बैंक में 285 करोड़ की धोखाधड़ी।
ठीक है, कर्नाटक बैंक में 285 करोड़ की धोखाधड़ी हो गई है और निजी क्षेत्र का बैंक है ये। 4 कंपनियों द्वारा सूचना दी गई है, आरबीआई को दी गई है। इसके 4 अकाउंट्स में डिफ़ॉल्ट घोषित हो चुकी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और रेलिगेयर फिनवेस्ट के अकाउंट शामिल है। तो ये 2 कंपनीज़ के आपको नाम याद रखने हैं, DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और रेलिगेयर फिनवेस्ट, ये 2 कंपनीज़ हैं जो डिफ़ॉल्टर घोषित हो चुकी हैं। 285 करोड़ रुपए का यहाँ पे घोटाला निकल के आ रहा है। सोनाली फोगाट का नाम जो टिकटॉक गर्ल रही हैं वो भाजपा नेता सोनाली फोगाट हैं। हिसार में उन्होंने कमेटी सचिव से मारपीट करी थी, वो मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। गोरेपन की क्रीम का मुद्दा अभय देओल ने उठाया है फिर से एक बार। उनका विज्ञापन का हिस्सा बनने वाले सितारे जो हैं उनको अभय देओल ने निशाने पे लिया है और लिखा है क्या भारतीय सितारों को फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन अब बंद कर देना चाहिए। तो गोरेपन की क्रीम पर मुद्दा उठाने वाले जो अभिनेता हैं अभय देओल, इनका नाम बस यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं पेपर के हिसाब से। अमेरिका में भी संघर्ष जारी है। फेसबुक ने घृणा फैलाने वाले समूह से जुड़े 200 अकाउंट हटा दिए हैं। भारत और चीन में अमेरिका से ज़्यादा संक्रमित होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हालांकि अमेरिका ही है और खुद वो कह रहे हैं इस बात को। मानहानि मामले में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को नोटिस मिली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शहबाज शरीफ द्वारा मानहानि के मामले कोर्ट में प्रधानमंत्री इमरान खान को नोटिस जारी किया है। 10 जून तक एक लिखित जवाब देने को कहा गया। 3 साल से लंबे चल रहे मुकदमे की जल्द सुनवाई करने के लिए भी कहा है। ठीक है, 2017 में इन्होंने लगाया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो इमरान खान है उन पर किसने, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ द्वारा मानहानि का दावा किया गया था। ठीक है, घूस देने का आरोप था मध्यस्थ के द्वारा। और ये कहा था शहबाज ने खुद उन्हें 4.5 अरब की रकम बतौर घूस देने की पेशकश कही थी और कहा था कि उनके 70 वर्षीय बड़े भाई व देश के पूर्व प्रधान नवाज शरीफ का नाम सुप्रीम कोर्ट में पनामा मामले से हटवा दिया। ठीक है, इमरान खान ने इन पर एक वो लगाया था, ठीक है, आरोप लगाया था ऐसे, तो उसी के जरिए मानहानि का दावा इन्होंने किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बिडेन राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी होंगे। कौन होंगे? बिडेन होंगे। भारत के साथ मजबूत जो संबंध होंगे हिमायती बिडेन है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि 1991 प्रतिनिधियों का समर्थन इनको मिल जाए, वो मिल भी गया है और औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। अगस्त में ये चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है, और ये 2009 से 2017 तक उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक, ये बिडेन साहब हैं। इनका जन्म 20 नवंबर 1942 को पेनिसिल्वेनिया में हुआ था और वो 1973-2009 तक सीनेट के सदस्य रहे थे और भारत के प्रति काफ़ी इनका पॉजिटिव अप्रोच है, अगर एक तरीके से कहें। अगर ये मान लीजिए जीत जाते हैं तो ये इस समय 78 वर्ष के हैं और सबसे बुजुर्ग नेता होंगे अगर ये जीत जाते हैं। तो कौन? बिडेन। ठीक है, अमेरिकी चुनाव में सबसे बुजुर्ग नेता होंगे अगर ये इसको जीत जाते हैं। यूपी के निजी DLED कॉलेजों में दर्जनों नटवरलाल एक ही शैक्षिक उपलब्धि के जरिए कई निजी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। इंडिगो विमान को स्पाइस जेट ने सीधी टक्कर मार दी। ठीक है, IPL के लिए ये अब IPL क्या था, भारत से बाहर होने की बात हो रही है, तो उसके लिए कहाँ पे? UAE में होने की बात चल रही है। ये तैयार हो चुका है इसके लिए। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने BCCI के सामने मेज़बानी की पेशकश करी थी। श्रीलंका भी उठा चुका है। श्रीलंका ने भी कहा कि वो मेज़बानी कर सकता है। तो ये चीज़ है इसमें। तो कौन सा है देश? UAE है, वो IPL के लिए तैयार हो चुका है। अभी 2 दावेदार निकल के आए हैं, UAE और श्रीलंका।
ठीक है। फुटबॉलर हमसा कोया, पूर्व संतोष ट्रॉफी फुटबॉलर थे हमसा कोया, तो शनिवार को कोरोना की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। पूर्व फुटबॉलर हैं, केरल के निवासी थे। नाम से आप बाहर का समझ सकते हैं, लेकिन ये भारत के थे, ई हमसा कोया। ठीक है। मोहन बगान और मोहनडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए बेसिकली खेला करते थे। तो दुखद है ये। बाकी राशिफल वगैरह तो पेपर में नहीं पूछेंगे। द विंची का खिताब ये व्यक्ति बहुत ही फेमस हो रहे हैं, वाजिद खान साहब, और छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने फोर्ब्स इंडिया पत्रिका के जून 2020 के अंक में आज के लियोनार्डो द विंची का इनको खिताब दिया गया। तो बहुत अच्छी कला है इनकी। देखिए ये कलाकृति दूर से देखने में वास्तविक जीवंत कलाकृतियाँ लगती हैं जो इन्होंने बनाई है। कलाकृति चंपा है, जिसे बुलेट और अन्य लग्जरी कारों के पार्ट से बनाया गया है। तो और पुरानी बाल्टियों और अन्य सामानों के प्रयोग से ये कृति बनाई गई है। ठीक है। कबाड़ इकट्ठा करते थे, तो लोगों ने इनको क्या, एक कबाड़ इकट्ठा करने के उसमें चोरी का आरोप भी लगा दिया था, चोर समझ लिया गया था। अब विदेश में भी शोहरत मिल रही है, इन्होंने नाम के पीछे इंडिया लगा दिया है, और वाजिद खान ने अपना नाम इंडिया जोड़ लिया है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। ये अपना नाम जो है वाजिद खान इंडिया लिख रहे हैं इस समय। और मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया था। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने शुरुआत किया। तो 1452 से 1519 के बीच में महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची हुए थे, उनसे इनकी तुलना हो रही है। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है वाजिद खान जी हम लोगों के लिए। तो हैट्स ऑफ। ठीक है। कोलकाता की बेटी इंग्लैंड तलाश रही, खैर ये सब कोई नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। ये देखिए टिकटॉक में आपने ये बहुत देखा होगा। ठीक है। सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आजकल कौन कौन लोग बने जा रहे हैं, ये देखिए। आपने इन दोनों का डांस टिकटॉक पे बहुत देखा होगा। धनबाद के बलियापुर के भाई बहन हैं ये। इनका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में घर के बाहर डांस कर रहे हैं। इनका नाम सनातन और सावित्री है, और बहुत ही गरीब स्थिति है, घर देख कर ही आप लगा सकते हैं, लेकिन डांस का शौक़ है। डांस का शौक़ है बचपन से। तो आजकल इतना इनका वीडियो टिकटॉक पर और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गए हैं। झारखंड के धनबाद के बलियापुर निपनिया गांव के हैं। 24 साल सनातन और 25 साल की उनकी बहन। ठीक है। तो जो इस समय गीत है उस पर काफ़ी फेमस हो गए हैं ये लोग। तो पेपर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोलकाता की बेटी इंग्लैंड में कोरोना की वैक्सीन तलाश रही है ना। तो ये इनका चित्र दिया हुआ चंद्रबाली दत्ता। तो नाम बस इम्पोर्टेंट है, कौन है, चंद्रबाली दत्ता जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया। और अब यहाँ से तो कोई खबर इतनी है नहीं, बस स्टार्टअप्स की बात है। कैंसर की दवा, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनना है कि कोविड-19 के इलाज में मददगार हो सकती है कैंसर की दवा, और ये गंभीर मामलों में इम्यून सिस्टम की अति सक्रियता को कम करती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को ये मजबूत करती है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया है कि दवा का नाम क्या है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एकालाब्रूटिनेब। एकालाब्रूटिनेब ये दवा का नाम है। ठीक है। तो ये चीज़ है करना, बस दवा का नाम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बाकी ब्रिटेन ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण अभी रोक दिया है। इसके अतिरिक्त और कोई भी इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। तो आज के पेपर के लिए बस इतना ही। आई होप कि पेपर की दृष्टि से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे। यहाँ पर इनको नोट कर लीजिए, अपने व्यक्तिगत नोट्स बना लीजिए। नमस्कार।